Economics Chapter 1, Basic Concepts of Economics. In this video we'll cover introduction part, the meaning part, and two definitions given by Kautilya and Adam Smith. So let's start the video. Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question: what is a science? Science is a systematic body of knowledge. So इसमें क्या है कि टुडेज वर्ल्ड अभी आजकल की दुनिया में बहुत से साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हो रहे हैं. दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस enables to probe into the question what is science. साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो एक पूरी नॉलेज की जो नदी है साइंस. पूरा जितना भी चीज़ें दुनिया में हो रही है उसको एक्सप्लेन कौन करता है? उसको एक्सप्लेन साइंस करता है. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो two main types of science होते हैं. पहले नेचुरल साइंस और सोशल साइंस. नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस इज वन whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions. Natural sciences are also called exact sciences because of their empirical approach to the study. Example: mathematics, physics, chemistry, etc. तो साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस क्या होता है कि जिसके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अंडर लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. लाइक फॉर एग्जांपल जो चूहे वाले होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसमें समझ में आता है कि ये मेडिसिन काम करेगा कि नहीं. तो वो साइंटिफिक जो लेबोरेटरी में होते हैं नेचुरल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं. और एम्पेरिकल अप्रोच, इसका मीनिंग क्या होता है कि उसको एक एविडेंस के साथ स्टडी किया जाता है, विथ एविडेंस, विथ एक्सपेरिमेंट्स. उसके अलावा उसको सच माना नहीं जाता. उसको बोलते हैं एम्पेरिकल अप्रोच. लेट्स मूव टू सोशल साइंस. Social science is called abstract or behavioral science because it is related to the study of some or other aspects of human behavior. Example: psychology is related to mental aspect of human behavior. Sociology is related to social aspect of man as a member of the society. Human behavior can neither be empirical tested nor can be studied in the laboratory. Hence, the laws of social science are not universal; they are only a statement of general human tendencies. इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ. जो साइंटिफिक सोशल साइंस होता है वो कैसे होता है कि साइंस जो नेचुरल साइंस है वो लेबोरेटरी में किया जाता है, पर उसमें क्या होता है? सोशल एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे इससे सर्वेस के द्वारा उससे हम इसके बारे में समझ. लाइक फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी हो गया. साइकोलॉजी मेंटल एस्पेक्ट है. सोशियोलॉजी एक सोशल एस्पेक्ट है, जैसे सोशल ऑफ अ मैन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी. क्या जिम्मेदारी मैन को है सोसाइटी के लिए, वो सब हमें समझाता है. साइकोलॉजी क्या? मेंटल, कि एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कैसे, वो सब हम साइकोलॉजी से समझते हैं. हेंस लॉज ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल. वो यूनिवर्सल नहीं होता. फॉर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चेंज होता रहता है, सब्जेक्टिव रहता है. तो नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी इकोनॉमिक्स जो हम सब्जेक्ट पढ़े उसके बारे में पढ़ते हैं. Economics is a social science. The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomia. इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है. द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स, ये एक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमिया. उसको बोलते हैं ओइकोनॉमिया. मीन्स क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. घर के घर को मैनेज करना. लाइक जो काम होते हैं उसको, और जो मनी को मैनेज करना, बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ मनी. इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस. क्यों बोलते हैं उसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस? बिकॉज इकोनॉमिक्स के अलावा नहीं होगा अगर इकोनॉमिक्स, तो पूरा देश काम ही नहीं कर सकता. पूरा देश क्या, एक जो मार्केट है वो भी काम नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स ही नहीं है. बाय पॉल साइमनसन ये आ सकता है. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज रेफर्ड टू एज, 1 मिनट को मार्क कर लेते हैं एक बार, ये वाला, और ये इकोनॉमिया भी आ सकता है. ठीक है, इसको भी मार्क, ये दोनों आप बुक में मार्क कर लेना.
Economics deals with the economic aspect of human behavior. It deals with deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. बहुत सारे wants होते हैं हमारे, वो limited means थोड़े से, लेकिन पानी पीना है, इतना सही पानी है पर हमें पीना पड़ेगा ना। पी के हमारे बहुत सारे पानी से हमारे बहुत सारे wants है, बट तो उसको मैनेज कैसे करेंगे वो इकोनॉमिक्स हमें बताता है। लेट अस अंडरस्टैंड नेचर विद सम पॉपुलर डेफिनेशंस। तो बहुत डेफिनेशन दिए, बहुत लोगों ने डेफिनेशन, बट अब हाँ अपने बुक में बस 4 है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लोगों को दिए। अर्थ मीन्स वेल्थ, ये कौटिल्य व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। मतलब अर्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ। वेल्थ बहुत सारी चीज़ों का होता है। गोल्ड, गोल्ड हमारा वेल्थ है। जो हम घर लेते हैं वो भी हमारा वेल्थ ही है ना, संपत्ति, असेट, वेल्थ। और साइंस मतलब क्या? वर्किंग, कैसे एक चीज़ चलती है, क्या क्या उसका प्रिंसिपल्स है। जैसे लॉज हमने पढ़ा है, बहुत सारे लॉज होते हैं साइंस में, वैसे इसमें भी लॉज होते हैं कि इसमें प्रिंसिपल्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी वो सब रहता है। तो वेल्थ और साइंस मतलब शास्त्र मतलब साइंस। उसके बाद अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing wealth। अर्थशास्त्र मीन्स साइंस ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर करना मतलब जमा करना। फॉर एग्जाम्पल पैसे कैसे लेते हैं, वो गवर्नमेंट कैसे अर्न करती है, फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेंगे इसमें। और मैनेजिंग, गवर्नमेंट उसको कैसे मैनेज करे वो कौन बताता है हमें? इकोनॉमिक्स बताता है। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडर सेंस। अर्थशास्त्र मतलब क्या? ट्रीटीज। ट्रीटीज मतलब मीनिंग बताता हूँ मैं। ट्रीटीज मतलब होता है एक बुक, बुक टाइप ऑफ बोल सकते हैं। एक बुक है, उसमें हमें सब प्रिंसिपल्स सब दिया गया है। की पॉइंट्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, पर इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए। क्या हम लोग पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जब पढ़ा होगा टेंथ में वगैरह, पर वो नहीं उतना डिटेल में नहीं गए। डिटेल में जाएंगे तो इसके लिए समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स होता क्या। क्रूशल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि एक इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है। क्रूशल रोल मतलब गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, स्टेट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राज्य को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज मीन टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। क्या करना पड़ेगा एक राज्य को, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि फोकस करना पड़ेगा और क्रिएटिंग द वेल्थ। अगर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो मैनेज क्या करोगे? ठीक है, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो मैनेज क्या करोगे? तो वेल्थ को क्रिएट करने को और इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, तो भलाई के लिए, पूरे स्टेट का भलाई होने के लिए हमें ये कदम लेने पड़ेंगे। कि क्रूशल रोल याद रखना, और फिर फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। बहुत ईजी है तो हो जाता है, एग्जाम में आया भी तो बहुत ईजी लिख दो, इतना कुछ टेंशन। नीड फॉर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अभी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट का क्रूशल रोल है, समझ आ गया। क्रिएशन ऑफ वेल्थ कैसे करना है वो भी समझ आ गया, पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? पूरा उसको मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए गुड गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, मशीनरी मतलब कोई मशीन नहीं, हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा कि कैसे उसको मैनेज करना है। उस वेल्थ क्रिएट हो गया ना, कोई रोल किसका वही समझ आ गया, लीडर भी मिल गया, क्रिएट भी हो गया, अब उसको मैनेज कैसे करना है उसका भी आइडिया होना चाहिए। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। तो पॉलिटिकल आइडियाज जो थे कौटिल्य के, वो उसने अर्थशास्त्र में कंपाइल कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। डू यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बस एक नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे, कि नॉलेज के लिए पढ़ना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं अपना। Kautilya was a great statesman, philosopher, economist and royal advisor during Maurya period। तो एक बहुत अच्छे और ऑलराउंडर किस्म के आदमी थे वो। ही इज ऑल्सो नोन एज नोन बाय द नेम चाणक्य विष्णुगुप्त। ये और उसके अलग अलग नाम है। कौटिल्य ऑथर द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल कल्चर, अर्थशास्त्र। बहुत ईजी है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का नाम आ चुका है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, इसके वजह से इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हो सकता है हम समझ पाएंगे इसके डेफिनेशन के माध्यम से। हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स।
Out of his many literary contributions to economics, he is most famous for his 1776 piece of work. तो इसने बहुत सारे contributions किए ऑलरेडी, पर उसके एक मेन contribution क्या रहा, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए काम रहा है, उसके वजह से उसको बहुत फेम मिली है उसकी वजह से, और वो उसकी वजह से बढ़ा है। तो एडम्स में डिफाइंस इकोनॉमिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये स्टेटमेंट समझना इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए। लेजिस फेयर पॉलिसी, की पॉइंट्स क्या रहे उसके, ये भी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये जो लेजिस फेयर पॉलिसी है ना, ये उसके वजह से एक फ्रीडम मिलता है सभी बिजनेस को कि कैसे मैनेज करना है पूरे स्टेट को, सॉरी बिजनेस को। लाइक गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता नहीं है ज़्यादा उसमें, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं रहने के कारण एक बिजनेस को एक फ्रीडम मिलता है अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। तो कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, ठीक है, लेजिस फेयर पॉलिसी अंदर कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी रहना चाहिए। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब कैपिटल और वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के लिए मदद करता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेचर लॉ इज इकोनॉमिक अफेयर्स, नेचर्स क्या, नेचर लॉ कि एक बिजनेस को कैसे हम लोग विदाउट एनी जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स, ठीक है, विदाउट एनी वॉल्स, जैसे कुछ रोक टोक नहीं होना चाहिए बिजनेस पे, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई लॉज नहीं आना चाहिए अलग से, जो कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहना चाहिए, लाइक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, पर उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस अलग से कुछ नहीं, तो अगर उससे अगर चलेगा तो एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। एक बिजनेस ही नहीं, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक मैं बिजनेस का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिससे में समझ आएगा, इकोनॉमी के लिए बहुत वास्ट रहेगा, नए नए इकोनॉमिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है समझ में। नेचर लॉ समझ आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ द एस्पेक्ट एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर को डिवाइड करना। इसका बहुत डिटेल में 12th में भी पढ़ोगे, लॉज, वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल है जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन एक एग्जांपल है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी क्या होता है कि एक काम है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल्स। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल्स के लिए एक बंदा रहेगा जो मैन्युफैक्चरिंग काम करेगा, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहेंगे, लेबर्स रहेंगे जो उसके काम में मदद करेंगे, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर करे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहेगा उसका, एडमिन रहेगा उसका, और जो लेबर्स रहेंगे उसको बनाएंगे, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वो लेबर को डिवाइड करना, ये उसको बोलते हैं, ठीक है, डन। हम लोग के जो नीचे का डेफिनेशन है वो डू यू नो है, वो पढ़ लेते एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर नॉलेज के लिए हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जितना बढ़ाओगे ना, अभी अगर नॉलेज बढ़ाओगे तो आगे बहुत काम आ जाएगा। पॉल रोमर एंड विलियम नोडस have won Nobel Memorial Prize in Economics for 2008. Paul Roman tends to describe as an book theorist, whereas Mr. Nordos has remarkably contributed to the field of environmental economics. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ लेना एग्जाम के लिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, who knows, कहीं से भी डाल दे बोर्ड वाले। लेट्स, यही आज का लेक्चर था, कल हम ये दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे और कुछ अलग चीज़ें भी रहेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह। कल मिलते हैं इस